स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। एक ऐसा पद जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो देश में मनी सप्लाई को मैनेज करना हो, चाहे देश में फॉरेक्स सप्लाई का किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाए। ये सारी जिम्मेदारियां आरबीआई के साथ जुड़ी होती है। लेकिन इस जिम्मेदारी में कई कई बार ऐसा देखा गया है कि आरबीआई गवर्नर या आरबीआई के द्वारा लिए गए जो डिसीजन होते हैं वो भारत सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उससे कई बार कन्फ्लिक्ट करते हैं, या हम ये कहें कि भारत सरकार जो सोचती है और आरबीआई जो सोचती है उसमें कई बार एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस पूरे वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आरबीआई और भारत सरकार के बीच में ये टसल्स होती हैं, और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि जब जब इन दोनों ने मिलकर काम किया तब देश ने कहां कहां पर अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। ये अभी लेटेस्ट है, इसलिए मैंने इसी से शुरू करना ठीक समझा। देखिए, अभी आपको पता होगा कि शक्तिकांत दास जी जो है उनका टर्म पीरियड ओवर हो गया और आरबीआई ने अपना नया गवर्नर चूज कर लिया है। आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा इशू था वो सबसे बड़ा इशू ये था जो हाल फिलहाल में देखा गया। शक्तिकांत दास जी ने जो पुरानी अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करा। रेपो रेट क्या रेट होती है दोस्तों? रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। अब यहां पर भारत सरकार की तरफ से पीयूष गोयल जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि आरबीआई गवर्नर को इकोनॉमी के में सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को ना ध्यान में रखें, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का एनालिसिस करें। साथ साथ में निर्मला सीतारमण जी का भी ये कहना था कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो यहां पे रेट कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन शक्तिकांत दास जी का यह कहना था कि आने वाले समय में दिवाली है और साथ साथ में फेस्टिव सीजन है और इन्फ्लेशन अपनी टारगेट रेंज को क्रॉस कर जाएगा, और हुआ भी वही, इन्फ्लेशन 6% के मार्क को क्रॉस कर गया। तो ये जो मेजर मुद्दा है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि शक्तिकांत दास जी का शायद टाइम पीरियड भी एक्सटेंड नहीं करा गया, उसमें एक कारण उनकी हेल्थ भी थी, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि यहां पर शक्तिकांत दास जी का एक बहुत क्लियर स्टांस था कि अभी अगर हमने रेपो रेट को कम किया तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आगे बढ़ सकता है, और अगर ये इन्फ्लेशन आगे बहुत ज्यादा बढ़ा तो इससे हमारी जो रियल इनकम है, हमारी जो वेजेस हैं वो इरोड होंगी, हमारी सेविंग्स कम होती जाएंगी। वहीं भारत सरकार का यह स्टांस था कि अगर रेपो रेट को कम नहीं किया गया तो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ सकता है, और स्लो डाउन आया भी। आपने देखा होगा कि जो अभी हमारी क्वार्टर सेकंड की जो ग्रोथ है वो लोवेस्ट है पिछले 7 क्वार्टर्स में। तो यहां पर दोनों का ही व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है। एक तरफ आरबीआई चाह रही थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए, दूसरी तरफ सरकार का यह मत था कि अगर रेपो रेट कम नहीं हुई तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और वो इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? क्योंकि अगर रेपो रेट कम नहीं होती है तो बिजनेसेस को लोन सस्ते नहीं मिलेंगे, और अगर बिजनेसेस को लोन सस्ते नहीं मिलेंगे तो वो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा इकोनॉमी में, सेविंग्स कैसे बढ़ेगी। तो जो सबसे पहला मुद्दा था वो था कंफ्लिक्ट ओवर इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से शक्तिकांत दास जी ने अपना व्यू पॉइंट रखा और सरकार ने अपना व्यू पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो सेकंड बड़ा रीजन था वो है आरबीआई ऑटोनॉमी वर्सेस गवर्नमेंट्स ओवरसाइट। देखिए, सरकार का जो ओवरसाइट होता है, आपको पता होगा कि सरकार का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि इलेक्शन जीतना। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तभी वो कुछ काम, लॉ एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो यहां पर भारत सरकार का एक सिंपल सा व्यू पॉइंट है कि जब भी इलेक्शन आए या इलेक्शन के आसपास एक आध 1.5 साल में हमें इकोनॉमी में कुछ ऐसा करना है जिससे वोट बैंक हमारा बढ़ सके। वही आरबीआई का यह कहना है कि भाई हम इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर सरकार में आते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं आते तो कोई और आएगा सरकार में, लेकिन इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी में जो पूरी मैक्रो प्रूडेंशियल है, इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का रेज करना है, इसके लिए देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। तो यहां पर गवर्नमेंट का सिंपल सा एक मानना होता है कि हम जब भी हम इलेक्शन हमारे आसपास आए या हमें कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो उसमें इकोनॉमिक डिसीजन अलाइंड होना चाहिए। वहीं आरबीआई का यह कहना है कि इकोनॉमिक डिसीजन और पॉलिटिकल जो आपका इलेक्शन है उसके बीच में कोई ऐसा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी लगातार चलती रहती है, इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांसफर ऑफ आरबीआई सरप्लस रिजर्व्स, इस पर बहुत बहस चली थी। हुआ यह था फ्रेंड्स कि आरबीआई जो है वो अपने पास कुछ सरप्लस रखता है।
जैसे कठिन समय में आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से आरबीआई ने भी अपना कुछ सरप्लस मेंटेन रख रखा है कि अगर कभी वैश्विक मंदी आई, ग्लोबल डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आई या कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन आया, तो आरबीआई वहां पर अपने उन रिजर्व्स की मदद से इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लेगा। अब होता यह है कि बिमल जलान कमेटी को अपॉइंट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। 2017-18 का समय था और 2017-18 में बिमल जलान कमेटी को अपॉइंट किया गया और उनसे यह कहा गया कि आप पूरी जांच करिए और यह बताइए कि कितना रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व या बफर रिजर्व जिसको हम कहते हैं, वो कितना एसेंशियल है। तो यहां पर जो आरबीआई रिजर्व मेंटेन करता था वो 10% से ज्यादा का मेंटेन करता था। तो इस पर बिमल जलान जी ने कहा कि कितनी भी रिस्क हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी कंटिंजेंसी हो, 5.5 से 6.5% का बफर ओवरऑल कैपिटल का, ओवरऑल डिपॉजिट्स का मोर देन सफिशिएंट है। तो इस पर कहीं ना कहीं आरबीआई को जो एक्सेसिव रिजर्व उसने मेंटेन किया था वो उसको भारत सरकार को देना होगा, क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट ये कहता है कि अगर आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है क्योंकि 1949 में नेशनलाइज हुआ आरबीआई, तो यहां पर अगर आरबीआई के पास कुछ भी एक्सेसिव सरप्लस है तो उसको भारत सरकार को देना होगा। तो अगर आप देखें इस पूरे बार डायग्राम में, तो जो सरप्लस रिजर्व है ये इस साल हाईएस्ट था। लगभग ये, अगर हम बात करें, 2,11,000 के बिलियन डॉलर के आसपास ये जो अमाउंट है ये आरबीआई को इस समय आरबीआई ने दिया है भारत सरकार को। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी कहीं ना कहीं आरबीआई को देना पड़ता है अगर उनके पास में एक्सेसिव रिजर्व है तो। उसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग रेगुलेशन एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके ऊपर बात ये आती है बैंकिंग रेगुलेशन एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। भारत सरकार का यह मानना है कि जो लोन्स दिए जाएं वो प्रायोरिटी सेक्टर को पहले दिए जाएं, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे छोटी एमएसएमईज हो, चाहे छोटे लघु उद्योग हो, इनको भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि इनको लोन जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग चालू करी गई, जिसमें यह कहा गया कि बैंक्स को इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना होगा। आरबीआई का यह कहना था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दिया जाता है इसकी वजह से हमारे बैंक्स के एनपीए बहुत बढ़ते हैं, हमारे बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ते हैं। साथ साथ में आरबीआई का यह भी कहना था कि अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बहुत ज्यादा आपने फंड्स दिए तो इससे एनपीए और बढ़ जाएंगे। और इसी बात पर अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था जिस पर अगेन शक्तिकांत दास जी ने कहा था, आरबीआई फियर स्पेशल विंडो फॉर एनबीएफसी में ओपन डोर टू मिसयूज। मतलब जितना आप एनबीएफसीज को अगर आप पैसा देंगे, जितना आप एक्सेसिव क्रेडिट इनको प्रोवाइड करेंगे या जितनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आप प्रोवाइड दोगे, उससे कहीं ना कहीं एनपीए होने का खतरा बढ़ता है और कहीं ना कहीं फंड का प्रॉपर मैनेजमेंट भी यहां पर नहीं हो पाएगा। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर था जहां पर भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव था कि छोटे किसान, छोटे लघु उद्योग, इनको पैसा दिया जाए। वहीं आरबीआई का यह कहना था कि आप दीजिए पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर वॉच करना जरूरी है, प्रॉपर फंड मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये एनपीए लगातार बैंक्स के बढ़ते गए तो एक तो लोगों का बैंकिंग पे से भरोसा उठ जाएगा और दूसरा इकोनॉमी में बैंक पैनिक, बैंक रन जैसी सिचुएशंस लगातार बढ़ती जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आप सबको मालूम है 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्लैक मनी है उसको रोका जाए और जो पूरे इकोनॉमी में जिस तरह से ये ब्लैक मनी का सिस्टम चल रहा है इसको खत्म किया जाए। आरबीआई ने बहुत पहले ही ये बता दिया था कि डीमोनेटाइजेशन को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फंड क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती हैं, क्योंकि भारत अभी तैयार नहीं है डीमोनेटाइजेशन के लिए। बड़े बड़े देशों ने डीमोनेटाइजेशन किया और उसका खामियाजा देशों को भुगतना पड़ा। यही बात रघुराम राजन ने भी यहां कही थी, मेड इट क्लियर टू द गवर्नमेंट दैट डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ गुड आइडिया। रघुराम राजन ने यह बात स्पेशली कही थी कि ये जो डीमोनेटाइजेशन के लिए मैंने सरकार को बहुत पहले कह दिया था कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आरबीआई का ये कहना था कि कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट आएंगे। हमारे देश की जनता कैश बेस्ड इकोनॉमी पे काम करती है। आपको पता होगा जो ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे है, ये अभी 2018 के बाद से ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अदरवाइज उससे पहले हमारी इकोनॉमी में कैश बेस्ड सिस्टम ज्यादा चलता था। तो जब 500 और 1000 रुपए के नोट्स का विड्रॉल स्टार्ट हुआ तो इससे इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हुई? इससे इकोनॉमी में यह प्रॉब्लम हुई कि फंड क्रंच हुआ, लोग लाइनों पे लाइनें लगाने लगे, एटीएम्स में पैसा कम होने लगा, पैसा खत्म होने लगा, बहुत सारे लोगों को
की मृत्यु भी हो गई, बहुत सारे लोग परेशान हुए इस वजह से, स्पेशली बुजुर्ग लोग। तो यहां पर कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन में सरकार का ऑब्जेक्टिव था करप्शन को, ब्लैक मनी को रोकना। वहीं आरबीआई ने यह कहा था कि इससे इकोनॉमी में फंड क्रंच हो सकता है, इकोनॉमी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और वो हुई भी। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग। अब देखिए, डी सुब्बा राव आरबीआई के पुराने गवर्नर थे। उन्होंने ये बात बोली थी कि आरबीआई जो है वो कोई आरबीआई जो है वो एक तरह से यहां पर चीयर लीडर नहीं है सरकार की। मतलब वो बहुत नाराज थे इस बात से कि कहीं ना कहीं इट इज कंसिडर्ड दैट आरबीआई इज अ चीयर लीडर फॉर गवर्नमेंट। उनका ये सिंपल सा कहना था कि अगर सरकार को फंड मैनेज करना ही है तो वो फंड मैनेज प्रॉपर तरीके से करे। क्योंकि सरकार क्या करती है, जब इलेक्शन आता है तो जबरदस्ती के एक्सपेंडिचर करती है, जैसे सब्सिडीज देना, फ्रीबीज देना, लोन माफी करना। और ये जो होता है ये सरकार इसलिए करती है ताकि वो वोट बैंक हासिल कर पाए। साथ साथ में सरकार की हमेशा ये डिमांड रहती है कि बैंक इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लो रखी जाए, रेपो रेट जो है उसको कम किया जाए। वहीं आरबीआई का ये कहना होता है कि अगर एक्सेसिव बोरोइंग हो जाएगी या हमने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम रखा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर उस इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए हमें अलग से सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे रेपो रेट को बढ़ाना होगा, जैसे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना होगा। इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में एक पॉलिसी पैरालिज्म आ जाता है। तो ऐसे केस में इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सरकार जब भी कोई एक्सपेंडिचर करे, जब भी किसी तरह की बोरोइंग करे, तो फिस्कल डेफिसिट को जरूर ध्यान में रखे। वहीं सरकार का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा होता है कि अगर हमें सत्ता में वापस आना है या हमें देश में एक्चुअली में रन करना है देश को, तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात काफी हद तक ये बात सही भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने जरूरी है, क्योंकि वही असेट को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगेन आरबीआई का कहना है कि आप फिस्कल प्रूडेंस लाइए, मतलब आप डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रांग रखिए, आप क्लासिफाई करिए कि आपके एक्सपेंडिचर किस हिसाब से होने चाहिए, आपकी बोरोइंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सेसिव बोरोइंग करोगे तो एक तो कहीं ना कहीं वो क्रोनी कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी के अंदर फंड क्रंच भी की समस्या भी बढ़ जाती है। तो अगेन फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और लोन वेवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार यूजुअली लोन माफी बहुत करती है, और साथ साथ में सरकार का यह भी कई बार देखा गया है ये ऑब्जेक्टिव कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, लोन मोराटोरियम, लोन का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाना। तो आरबीआई का यहां पर स्टैंड ये है कि इससे बैंक्स की बैलेंस शीट खराब होती है, इससे बैंक्स के एनपीए बढ़ते हैं, इससे ओवरऑल जो हेल्थ है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की वो बहुत खराब होती है। तो यहां पर वाईवी रेड्डी जी का ये कहना था, ये भी आरबीआई गवर्नर थे, डीपॉलिटिसाइज फार्म लोन वेव। उनका ये कहना था कि आप जो ये किसानों के लोन माफी करते हैं इनको प्लीज राजनीति से ना जोड़िए। अगर आपको किसानों को सशक्त ही बनाना है तो आप किसानों के लिए फार्म मॉडर्नाइजेशन करिए, आप इकोनॉमी में उनको बेहतर इक्विपमेंट्स दीजिए, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करिए, फार्म डाइवर्सिफिकेशन करिए, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें जो आपने अडॉप्ट करी हैं उन्हें फॉलो करिए। रादर देन फार्म लोन माफी करके आप उन्हें एक ऐसी बैसाखी दे देते हो जिससे वो चलना ही भूल जाते हैं। तो यहां पर आरबीआई गवर्नर का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि जो ये लोन माफी होती है इससे कभी अच्छा नहीं हुआ, और बड़े बड़े देश ये कभी ये काम नहीं करते लोन माफी जैसे। क्योंकि अगर आप ये लोन माफी करोगे तो इससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हार्ड अर्न मनी होता है लोगों का वो तो इन्हीं चीजों में चले जाता है, और इकोनॉमी में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ दिखता भी नहीं है। सो नेक्स्ट इज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड आरबीआई डिजिटल करेंसी। देखिए इसमें क्या इशू था ये मैं आपको बताता हूं। आरबीआई लगातार बिटकॉइन और ये इथेरियम और ये जितने भी डिजिटल करेंसी हैं इनके आरबीआई खिलाफ है शुरुआत से ही। क्योंकि जब ये बिटकॉइन और ये डिजिटल करेंसीज स्टार्ट हुई थी इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स को इस चीज से बाहर रखा जाए। देयर इज नो रेगुलेशन, हमारा पैसा है, हमें पता होना चाहिए कि हमें इसको कैसे यूज करना है, कोई हमारे पैसे पे कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर सकता, ये कहना था। लेकिन जब भारत में लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हुए तो आरबीआई का यह कहना था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है, इकोनॉमी में लोगों के पास कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी नहीं है इन करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए आरबीआई ने आउटराइटली इसको बैन कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के तहत कहीं ना कहीं यह बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आरबीआई खुद का
आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी क्रिएट करे, और आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी क्रिएट नहीं कर सकता तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के बैन नहीं लगाए। यहां पर भारत सरकार ने भी आरबीआई को सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने एक मिडिल पाथ अडॉप्ट किया। एक तो उन्होंने वर्चुअल डिजिटल करेंसीज के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा उन्होंने ये बात बोली कि कहीं ना कहीं हम इस पे बैन नहीं करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं ओवरऑल जैसे 30% टैक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको बढ़ाया। साथ साथ में गवर्नमेंट ने ये बोला कि कहीं ना कहीं हमें क्रिप्टो के यूसेज को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। और अगेन शक्तिकांत दास जी ने फिर ये बात कही थी, क्रिप्टो करेंसीज ह्यूज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो बहुत बड़ी रिस्क है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। तो ये सारे वो कारण थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये टसल लगातार इनके बीच में चलती रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इस टसल ने प्रॉब्लम ही करी है। जब जब ये साथ आए हैं तो चीजें बहुत बेहतरीन हुई है। जैसे जीएसटी भारत सरकार ने इसलिए लाए थे ताकि वन नेशन वन टैक्स हो। जीएसटी को लेकर जितना भी डिजिटल पेमेंट था, डिजिटलाइजेशन सिस्टम था, चाहे जीएसटी को लेकर जितने भी ओवरऑल जीएसटी नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, उसमें आरबीआई ने पूरा सपोर्ट दिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को, जिसमें हमने ये कहा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत हमने जो कंपनीज हैं उनको राइट दिया कि आप एग्जिट कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं इजीली आप विड्रॉ कर सकते हो। वहां पर आरबीआई ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया कि ताकि कंपनीज जो हैं वो इजीली एग्जिट कर सके और यहां पर जो फंड्स हैं वो उनके क्रेडिटर्स को दिए जा सके। कोविड-19 के इकोनॉमिक रिस्पांस पर भी आरबीआई ने बहुत बड़े बड़े काम किए। सरकार जो है वो लगातार कोविड-19 के समय पर आरबीआई से रिक्वेस्ट करती रही कि आप इंटरेस्ट रेट्स कम करिए, लोन मोराटोरियम को बढ़ाइए। आरबीआई ने बिल्कुल ऐसा किया और डिजिटल पेमेंट को और स्ट्रांग बनाया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, पीएम किसान हो, इस तरह की जितनी भी स्कीम्स थी उन सब में भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर काम किया। और अगर आप डिजिटल पेमेंट की बात करें तो ये तो एक अलग ही लेवल पर चीजें पहुंच चुकी है। डिजिटल पेमेंट इंटरफेस हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है, जिससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी बढ़ रहा है। अलग अलग जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं वो क्यूआर कोड की फैसिलिटी वहां चालू हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पे आरबीआई और भारत सरकार जब मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स काफी अच्छे देखे गए हैं। तो दोस्तों आप सब मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस और सर्चिंग दिस पर्टिकुलर @shubham_0101। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने इस पूरे वीडियो में आपको ये बताया कि क्यों ये टसल्स होती हैं और कैसे इस टसल को अवॉइड करा जा सकता है। और साथ साथ में इन टसल्स को जब अवॉइड करा गया और जब दोनों ने साथ मिलकर काम किया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।